आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। इसके वर्ड से आप समझ सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हेपा का मतलब होता है लीवर सेल्स और टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि लीवर सेल्स में इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, यानी कि आपके लीवर सेल्स जो हैं इन्फ्लेम होते चले जाएंगे, लीवर सूजता चला जाएगा। तो इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं ज़रा। 1960 में डॉक्टर बुरुज ब्लमबर्ग नाम के एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, या एक फिजिशियन कह लो। मैंने अभी अभी ये रेफ़र किया कि डॉक्टर बुरुज ब्लमबर्ग बेसिकली एक अमेरिकन फिजिशियन थे, एक जेनेटिस्ट थे, राइट। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया एंटीजन फॉर द HP इन द ब्लड। सो हम सबसे पहले समझ लेते हैं एंटीजन ऑफ HB क्या मतलब है और किसके ब्लड में ये इन्होंने डिस्कवर किया था। ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिन के। ये जो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, इनको हम ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिन्स कहते हैं। अबॉर्जिन्स यानी कि जो नेटिव्स होते हैं वहाँ के। ये जो यहाँ पे फ़ोटो है ये प्रॉपरली डिपिक्ट करता है कि अबॉर्जिन्स किस तरीके से होते हैं। तो एंटीजन फॉर हेपेटाइटिस बी, जिसको हम जाने माने तौर पे ये कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इन्होंने जो वो प्रोटीन है वो आइडेंटिफाई किया था। इसके जो लेवल्स है सीरम में ये बढ़े हुए पाए गए थे जो पर्सन इन्फेक्शियस था उसमें। तो हम डॉक्टर ब्रूस ब्लम्बर्ग के बारे में और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है फॉर हिज वर्क फॉर द हेपेटाइटिस बी वायरस एंड वैक्सीन। सो 1976 में इनको ये नोबेल प्राइज़ भी मिला है अपने काम के लिए, हेपेटाइटिस बी के काम के लिए और वैक्सीन के लिए। तो डॉक्टर ब्रूस ब्लम्बर्ग ने वाकई में बहुत ज़्यादा हमारे लिए योगदान दिया है इस हेपेटाइटिस बी के लिए, जो कि ऑब्वियसली तारीफ़ के काबिल है। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि हेपेटाइटिस बी आखिर कितना पुराना है। ये हेपेटाइटिस बी क्या अभी अभी नया नया वायरस आ रहा है कोरोना वायरस की तरह? इवन कोरोना वायरस भी म्यूटेट करके आया है। उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी क्या एक पुराना वायरस है या फिर एक नया नया? तो 16th सेंचुरी से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया है। तो इटालियन मम्मी के अंदर ये जो है हेपेटाइटिस बी का वायरस पाया गया था। पहले ये सोचा गया था कि ये एक तरह का चिकन पॉक्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी वरियोला DNA उसमें आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, बल्कि उसमें आइडेंटिफाई हुआ था हेपेटाइटिस बी वायरस। ये बहुत ज़्यादा जो है, ये जो 16th सेंचुरी का हेपेटाइटिस बी था, इसका जीनोटाइप बहुत ज़्यादा जीनोटाइप D से मैच कर रहा था। ठीक है, इस वायरस का जीनोटाइप इसके जीनोटाइप से मैच कर रहा था, जो आजकल ये जो हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम फैल रही थी। तो हेपेटाइटिस बी का वायरस बहुत ज़्यादा, इसके जीनोटाइप डाइवर्स है। तो हम जीनोटाइप पे बात करे थे। जीनोटाइप क्या है, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी है हेपेटाइटिस की, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है म्यूटेट करता है। किसी भी तरह का वायरस है वो म्यूटेट करेगा और अपने डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप DNA फॉर्म कर देगा। अब इन जीनोटाइप DNA के बारे में जब तुम जानोगे तो तुम्हें एक बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इन वायरसेस को पकड़ पाना, इनको ट्रीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हेपेटाइटिस बी म्यूटेट हो गई, इसने कम्प्लीटली हमारे 10 जीनोटाइप्स बनाए। समझते हो, 10 जीनोटाइप्स, जिन्हें A से J तक नाम दिया है। अब जीनोटाइप्स की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये समझ जाओ कि हेपेटाइटिस A B C D की बात हो रही है, नहीं। ये हेपेटाइटिस बी के, स्पेसिफिकली बी के जीनोटाइप्स की बात हो रही है, यानी कि उसकी DNA में जो म्यूटेशन हुई, ये उसकी बात हो रही है। 10 तरह की उसने DNA म्यूटेट करके 10 जीनोटाइप्स बनाए, A से लेकर J तक, राइट। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वायरस की बहुत ज़्यादा देखी गई, जिसकी वजह से 10 तरह के जीनोटाइप जो है DNA म्यूटेट करके एक हेपेटाइटिस बी, एक सिंगल एक वायरस ने अपने 10 जीनोटाइप बनाए। अब इन जीनोटाइप्स की ना एक स्पेशलिटी है, वो क्या है? तो मान लो ये पर्सन A है और ये पर्सन B है, ठीक है। इसको भी हेपेटाइटिस हो गया और इसको भी हेपेटाइटिस हो गया। अब दोनों के जीनोटाइप्स मान लो अलग है। मान लो इसका जीनोटाइप है A वाला और इसका जीनोटाइप है J वाला, यानी कि दोनों को हेपेटाइटिस B ही हुआ है, लेकिन A का जीनोटाइप A है और दूसरे का जीनोटाइप J है। इन दोनों में एक बहुत ज़्यादा यूनिक तुम्हें चीज़ दिखेगी कि जो ट्रीटमेंट मान लो इस चीज़ पे काम करता होगा ना, वो ट्रीटमेंट में भी इस वाले जीनोटाइप पे काम ना करे। दैट्स द बिगेस्ट आयरनी ऑफ हेपेटाइटिस बी के जीनोटाइप्स की, कि ये जीनोटाइप्स का ट्रीटमेंट तक वेरी कर जाता है। कि अगर इस पे कोई मेडिसिन काम कर रही है
तो वो इस पे ना भी काम कर सके, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी बॉडी में वो ए जीनोटाइप अलग तरीके से काम कर रहा है तो ये जे जीनोटाइप अलग तरह के सिम्टम्स कॉज कर सकता है किसी दूसरे की बॉडी में, और वो होगा हेपेटाइटिस बी, लेकिन वो अलग जीनोटाइप का होगा, और एक पर्टिकुलरली वो होस्ट के डीएनए के साथ किस तरीके से इंटरलिंक करता है वो भी काफ़ी मैटर कर जाता है। तो एक जीनोटाइप दूसरे जीनोटाइप से बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस दिखा सकता है, अपने इफ़ेक्ट्स दिखा सकता है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली समझा कि अगर दो अलग अलग जीनोटाइप्स हैं तो उनका ट्रीटमेंट एज वेल एज उनका अफेक्ट वेरी करता है। ये एक बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम इसकी मेजर हिस्ट्री पे आते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि हेपेटाइटिस बी नज़र में आया। तो पास्ट में क्या होता था ना, जो चिल्ड्रन थे उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते थे, कुछ माइल्ड होते थे, कुछ को सिम्टम्स ही नहीं आते थे और कुछ को फ्लू लाइक सिम्टम्स आते थे। लेकिन इवेंचुअली ग्रेजुअली वो उनके लीवर पे इफेक्ट करता था और देर बाय उनको लीवर डैमेज और इवन लीवर कैंसर और डेथ तक हो जाती थी। अगर तुम यहाँ पे देखो तो स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज अगर तुम देखोगे, एक हेल्दी लीवर ऐसा है, फिर वो फैटी हो जाता है, फिर उसमें फाइब्रोसिस दिखाया है, फिर सिरोसिस एंड देन कैंसर। इतनी तक नौबत आ जाती थी बच्चों में हेपेटाइटिस की वजह से। लेकिन क्योंकि हेपेटाइटिस को उस टाइम पे इतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया था, इसकी वजह से सिर्फ फ्लू लाइक सिम्टम्स आते थे और बच्चों का लीवर एकदम से डैमेज होने लग जाता था। अब इन्हीं वायरस इन्फेक्शंस के बेस पे, ठीक है, हम इनको बहुत अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ऊपर जो हमने जीनोटाइप पढ़े थे वो हेपेटाइटिस बी के जीनोटाइप थे, बट यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस हैं। ई भी है, एक्स भी है और जी भी है। तो हेपेटाइटिस ये काफ़ी इन्फेक्शियस होता है, लेकिन ये कॉन्टेजियस भी होता है, लेकिन ये फैलता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के थ्रू फैलता है और ये भी कॉन्टेजियस होता है। नॉन बी, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस डी एक डेल्टा है, ये सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट करता है जो बेसिकली हेपेटाइटिस बी से पहले अफेक्टेड होते हैं। तो जब भी आप डोनेट करते हो, आप किसी को ब्लड या फिर कोई आपको डोनेट करता है, तो उसको सबसे पहले हेपेटाइटिस बी और सी से टेस्ट किया जाता है कि कहीं इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का वायरस तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये था सारा टाइप्स इसके। अब इसमें हम हर एक हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेटिव एजेंट और हाउ दे आर स्प्रेड। हाँ, ये मैंने डॉगी यहाँ पर क्यों लगाया है, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। बेसिकली ये डॉगी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। मतलब ये फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस और क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। राइट, ये इवेंचुअली ठीक हो ही जाती है। जैसा कि तुम यहाँ पढ़ ही सकते हो, मैंने तुम्हारे अच्छे से नोट्स के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नॉन सीरियस क्रॉनिक डिजीज़ है। हाँ, ये फैलती ज़रूर है कंटेमिनेटेड फूड से या वाटर से, या ओरल या फीकल कांटेक्ट अगर होगा या सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। इसका जनरली इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 28 डेज़ के आसपास होता है। राइट, और ये जनरली हेपेटाइटिस ए वायरस से ही कॉज होता है। अगर तुम इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यहाँ पे तुम्हें आंसर मिलेगा कि ये कैसे नॉन सीरियस क्रॉनिक डिजीज़ है। तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हेपेटाइटिस ए के लिए। द बॉडी विल क्लियर द हेपेटाइटिस ए वायरस ऑन इट्स ओन। In most cases of hepatitis A, the liver heals within 6 months with no lasting damage. तो hepatitis A is not that dangerous, जिसकी वजह से ये पपी मैंने यहाँ पर लगा दिया था कि या इतनी टेंशन लेने वाली डिजीज़ नहीं है ये। अब आ जाते हैं हम हमारी नेक्स्ट टाइप पे, विच इज़ हेपेटाइटिस बी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बीमारी है। ट्रस्ट मी, अभी तक इसकी काफ़ी मेडिकेशंस नहीं आई हैं और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, और तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इतनी डिटेल में शायद ही कहीं पे डिस्कस किया होगा। मैंने अभी तक सारी यूट्यूब वीडियोस खंगाल ली थी और मुझे मोटा मोटा जो एक यूट्यूब वीडियो जो मेरे को मिली थी, जिसकी मैंने स्लाइड्स भी यूज़ करी हैं अपनी इस वीडियो में, मैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाउन कर दूँगी उस वीडियो को। वो वीडियो इंग्लिश में है और वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक वीडियो है, बहुत लंबी वीडियो है। वो बेसिकली जो डॉक्टर्स थे वो डिस्कशन कर रहे थे आपस में कि हेपेटाइटिस बी क्या है, ऐसा वैसा। वो अपनी बेसिकली मीटिंग के बारे में उन्होंने अपना यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा था। तो मैंने भी खोल करके देखा, खंगाला तो मुझे बहुत सारी काम की चीज़ें उसमें मिल गई। लेटेस्ट ट्रीटमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें सीखने को मिल गए थे। सो इसलिए मैंने वो टटोली थी।
और अगर तुम्हें भी वो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। ऑल्दो हम वापस यहाँ पर आते हैं, हेपेटाइटिस बी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हेपेटाइटिस बी भी सिंपली हेपेटाइटिस बी वायरस से ही कॉज होता है। स्प्रेड कैसे हो सकता है, बहुत लीथल है तो या पेरेंट्रल एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड person, infected blood, serum and the other body contact. Babies getting milk from the mother, उनको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है, लेकिन मदर से चाइल्ड में भी ये फैल सकता है। स्ट्रॉन्ग बाइट बाय इन्फेक्शस पर्सन, यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है वो तुम्हें बाइट कर दे, उससे भी तुम्हें हो जाएगा। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो है ही, क्योंकि एसटीडी हम पहले ही देख चुके थे। तो ये लीवर डैमेज इसमें जनरली होता है, ठीक है। और लीवर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, और 90 डेज़ का इसका इंक्यूबेशन टाइम होता है। अब हम आ जाते हैं अपने हेपेटाइटिस सी पे। तो इसे नॉन ए नॉन बी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये स्प्रेड हो जाता है, लेकिन इसमें ना लीवर कैंसर के रिस्क काफ़ी कम होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ ओनली व्हेन जब हेपेटाइटिस सी और सिरोसिस दोनों साथ में हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक से 6 मंथ्स के आसपास रहता है। और अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस सी भी हो जाए और सिरोसिस भी हो जाए, लाइक उसका फैटी लीवर है, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से उसको सिरोसिस हो चुका है, तो भाई वो तो फिर कैंसर डेवलप करने के रिस्क में आ जाता है वो इंसान। इनफैक्ट हेपेटाइटिस सी को आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन तभी अगर आप सिरोसिस को डिटेक्ट करने से पहले उसका ट्रीटमेंट डायग्नोस करके उसको लेना शुरू कर दो, तो बचा जा सकता है हेपेटाइटिस से। बट अगर ये दोनों साथ में हो जाए तो लीवर की बहुत तगड़ी बैंड बजाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसको नॉन ए और नॉन बी क्यों बोलते हैं। इसको सुनकर के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जीनोटाइप्स इसमें होते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो उसको हेपेटाइटिस सी का नाम देने से पहले ही डॉक्टर ने डायग्नोस किया था पेशेंट्स को हेपेटाइटिस से, लेकिन उनके जो टेस्ट आते थे वो नेगेटिव आते थे हेपेटाइटिस ए के और बी के, जिसकी वजह से उनको नॉन ए नॉन बी का नाम दे दिया। काफ़ी सिंपल है कि इसको नॉन ए नॉन बी क्यों बोलते हैं, बट ऐसे सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या होगा ये। मुझे तो बहुत ज़्यादा, जब मैंने ये अपने पुराने नोट्स खोल करके देखे थे, मुझे लगा था पता नहीं यार ये नॉन ए नॉन बी, मेरे को याद नहीं है मैं कहा ये क्यों नाम होता था इसका, कोई जीनोटाइप से लिंक होगा। जब मैंने उठा करके ये चेक किया और देखा तो लिटरली आई वाज लाइक कि यार इतनी सी बात के लिए ये था, और मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, अब क्योंकि हमने अभी हेपेटाइटिस सी की बात करी तो अब हम सिरोसिस पे आ जाते हैं। सिरोसिस होता क्या है वैसे देख लेते हैं पहले। व्हाट हैपन्स इन सिरोसिस। सो ये देख रही हो तुम ये डायग्राम, इसमें तुम देखोगे ना तो बहुत सारे स्कार दिखेंगे तुम्हें, दिख रहे हैं ये, मेरे को तो देखने में भी अजीब लग रहा है बहुत। सोचो ये हालत हो जाती है, इसलिए अपनी हेल्थ का ना अभी से ध्यान रखो लिटरली। तो ये स्कारिंग बोलते हैं इसको, लीवर की स्कारिंग हो जाना, यानी कि इसमें अजीब अजीब से धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे कार्सिनोमा, ये तो कैंसर ही डेवलप हो चुका है पूरा यहाँ पे, कम्प्लीटली कैंसर। तो सिरोसिस बेसिकली क्या होता है, स्कारिंग ऑफ द लीवर होता है, ठीक है, स्कार पड़ जाते हैं लीवर के ऊपर। अब इन स्कार्स की वजह से क्या होता है, तुम्हारा ब्लड फ्लो पे अफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है, तुम्हारा ब्लड फ्लो स्लो होना शुरू हो जाता है लीवर के थ्रू, लीवर में तुम्हारा ब्लड फ्लो ही होना मुश्किल हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, वेन्स के ऊपर प्रेशर आएगा, और वेन्स के ऊपर जैसे तुम्हारे प्रेशर आएगा तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन और स्प्लीन से जो ब्लड आ रहा होगा ना, उस वेन के ऊपर अफेक्ट आएगा, यानी कि तुम्हारी पोर्टल वेन पे अफेक्ट आएगा। लीवर की तरफ जो तुम्हारी वेन आ रही है इंटेस्टाइन से और स्प्लीन से, उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा तुम्हारी, ठीक है। एक बार हम इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। इसमें जो जो टर्म्स हमें बताई गई हैं ना वो मैंने यहाँ पर लिख करके एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से। जैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस है तो उसमें क्या होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है लीवर की, जो बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, ठीक है। फिर है सिरोसिस, यानी कि एक्सटेंसिव स्कारिंग ऑफ द लीवर टिश्यू, ठीक है। हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा में ये एक तरह का लीवर कैंसर है जो कि सिरोसिस होने के बाद होने लग जाता है, क्योंकि वो सड़ने लग जाएगा लीवर तुम्हारा एक तरह से। सो एक चीज़ जो इसमें देखने को मिल जाती है वो एक एडिमा और है एसाइट्स। एडिमा यानी कि लेग्स में स्वेलिंग आने लग जाती है और एब्डोमेन में भी स्वेलिंग आने लग जाती है।
अब तुम्हारी लेग्स में जो है फ्लूइड एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा जब तुम्हारा लीवर बैठने लग जाएगा या लीवर में स्वेलिंग आने लग जाएगी। तुम्हारी लेग स्वेल कर जाएगी, तुम्हारा एब्डोमेन स्वेल कर जाएगा, पोर्टल वेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आना लग जाएगा। तो सिरोसिस कम्प्लीटली तुम्हारे लीवर के ऊपर लोड डालता है। तुम्हारा लीवर अपने आप को ठीक करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करता है सिरोसिस में, वो उतना ही ज़्यादा उसमें स्कार डेवलप कर देता है। जितने ज़्यादा स्कार्स पैदा हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो होना जो है मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पोर्टल वेन पे प्रेशर आता है और वो बेसिकली मे बी उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। इसकी पूरी पैथोलॉजी हम देखेंगे अभी। पैथोलॉजी में तुम्हें समझ में आएगा बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अभी हमने मोटा मोटा देख लिया सिरोसिस में क्या होता है। अब हम अपने हेपेटाइटिस डी पे आ जाते हैं। हेपेटाइटिस डी भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जिनको हेपेटाइटिस बी हो चुका है वही हेपेटाइटिस डी से सफ़र कर सकते हैं, और ये भी हेपेटाइटिस डी वायरस से ही फैलता है। डी का मतलब क्या है? डेल्टा। ठीक है। इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लड, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये भी उन्हीं की वजह से हो सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे हेपेटाइटिस बी हो गया तो डी होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 वीक्स। ये अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में नोट्स में पूछा जा सकता है। जब तुम कभी भी किसी डिजीज़ के नोट लिख रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इंक्यूबेशन टाइम कितने से कितने तक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं जनरली बता देती हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि इतने से इतने पीरियड ऑफ टाइम में ये अपने सिम्टम्स शो करता है। यानी कि प्रॉब्लम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से 8 हफ्ते से हो रखी होती है इंसान के अंदर, लेकिन सिम्टम्स आने में जो है टाइम लगते हैं बहुत। 2 से 8 हफ्ते बाद तुम्हें पता लगता है कि ओहो मुझे तो हेपेटाइटिस हो चुका है। ठीक है, लेकिन तुम्हें जनरल से सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कि तुम्हें फैटीग लगने लग जाएगा, तुम्हें पेन होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारा सिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि लीवर इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। यार थोड़ी जज्बाती बातें करते हैं अब, क्योंकि मैं ना लिटरली कई बार ऐसा सोचती हूँ कि ये बीमारियाँ क्यों होती हैं, लाइक क्यों है ये बीमारियाँ। लाइक लुक एट दिस रैबिट, कितना दुख है इस दुनिया में। और मुझे कई बार बस यही लगता है कि जब हमारी लाइफ में ऐसी मुश्किलें, ऐसी बीमारियां होने लग जाती हैं, लोग इस तरीके से प्रॉब्लम में आने लग जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ था, बस उस टाइम पे ना एक ही होप होती है कि बस कैसे भी करके रिसर्चर्स कुछ ना कुछ करके दवाइयाँ हमारे लिए उपलब्ध करा दें, कैसे भी करके इसकी रेमेडी आ जाए और बस ज़िंदगी संवर जाए। तो हेपेटाइटिस बी के भी अभी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो आ चुके हैं मार्केट में, बट स्टिल देयर इज़ 1 लाख बिहाइंड जो हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह से जड़ से नहीं उखाड़ता। इसके लिए तुम्हें हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ खाते रहना पड़ता है। क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखना, तुम्हारे बहुत हेल्प करने वाली है ये ट्रीटमेंट में और बाकी सब चीज़ों में। तो अब हम आ जाते हैं अपने हेपेटाइटिस ई, एक्स और जी पे। इनके भी इंक्यूबेशन पीरियड इसमें दे रखे हैं 2 से 9 हफ्ते और 2 से 6 महीने। और हेपेटाइटिस जी का है 14 से 28 डेज। तो इनके जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं अभी अभी हमने डिस्कस किया था। फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, डार्क यूरिन रहता है, पेल स्टूल आने लग जाते हैं, एब्डोमिनल पेन बहुत होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता रहता है, एनोरेक्सिया बोलते हैं इसको, एंड येलोइश स्किन होने लग जाती है, जॉन्डिस होने लगता है, क्योंकि येलो हो ही जाओगे ना जब लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा। बिलीरुबिन प्रॉब्लम में आ चुका है, तो देयर इज़ अ सीरियस इशू। अब हम हेपेटाइटिस बी को एक्सप्लोर करने से ये देख लेते हैं कि लीवर इन्फेक्शन होने के और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अगर तो तुम वीगन हो, यानी कि वेजिटेरियन हो, और तुम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो, तुम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो, तब तुम तो सेफ साइड हो। पर फिर भी अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से धोया करो, उनमें कीड़े कूड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखा करो। अदरवाइज़ अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो अपने खाने पीने में बहुत स्पेशल केयर और ध्यान रखा करो, क्योंकि तुम्हारे मीट में टेप वॉर्म हो सकता है। हाँ जी, ये टेप वॉर्म क्या करता है ना, अगर तुम प्रॉपरली चिकन को या तुम्हारा जो मीट है उसको प्रॉपरली अगर हीट नहीं करते हो तो उसमें टेप वॉर्म होता है। और अगर टेप वॉर्म तुम्हारी बॉडी में चला गया ना ब्रो, वो ना काम ख़राब कर देता है। ये देख रहे हो तुम, लीवर में सिस्ट जैसी बन गई है। तो ये जो टेप वॉर्म है ना, ये नोड्यूलर सिस्ट जो है बना देता है। हाइड्रेटेड सी सिस्ट होती है, जैसे तुम यहाँ देख भी सकते हो। हाइड्रेटेड सी सिस्ट ही है ये, MRI है ये किया हुआ लीवर का, तो उसमें दिख रहा है कि ये हाइड्रेटेड से सिस्ट बन रखी है लीवर में। और ज़्यादातर ये राइट लोब्यूल ऑफ लीवर में ही जाता है, यानी कि 2 लोब्यूल्स होते हैं ना लीवर के अंदर, तो अपने राइट लोब्यूल पे जाकर अटैक करता है और वहाँ पे नोड्यूलर सिस्ट बनाने शुरू कर देता है। तो टेप फॉर्म अगर तुम्हारी बॉडी में चला गया तो बेटा तुम गए। इसलिए बहुत समझ के और ध्यान से खाया करो,
हर कुछ भी मत डाल लिया करो मुँह में। मार्केट में गए, क्या पता उन्होंने ढंग से रोस्ट भी किया उस चीज़ को कि नहीं, और बस तुम पेट में डाले जा रहे हो, हर कुछ खाए जा रहे हो। सो ध्यान रखो, इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि पेट में चला गया तो तुम्हारे लीवर इन्फेक्शन, ज़रूरी नहीं हेपेटाइटिस बी से ही लीवर ख़राब होगा, तुम्हारा इस चीज़ से भी लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। जो डॉक्टर जनरली ट्रीटमेंट देते हैं वो एल्बेंडाजोल दे देते हैं या फिर डिहाइड्रोएमिटाडीन दे देते हैं। तो ये जनरली प्रिस्क्राइब करी जाती है फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अब एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि ये तुम अपनी मर्ज़ी से अपने आप को मत दे देना। तुम्हें लग रहा है कि ओहो टेपवर्म मेरे अंदर तो नहीं चला गया, ओ मैं ये खा लेता हूँ। अपनी मर्ज़ी से हर कुछ नहीं करना है, हमेशा फिजिशियन से राय लेनी है और उससे पूछ करके मेडिकेशन अपने लिए चलानी है। कभी भी यूट्यूब से देखा कोई भी मेडिकेशन कि हाँ इस प्रॉब्लम की ये सोल्यूशन है और एकदम से वो दवाई लेके खा ली, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा डॉक्टर के पास जाओ, टेक द प्रिस्क्रिप्शन, और उसके बाद जब डॉक्टर उस चीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि डॉक्टर के साथ जो 1-on-1 कॉन्वर्जेसन होता है ना, उसमें डॉक्टर तुम्हें ना डायग्नोस कर लेता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, उसको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन तुम यूट्यूब के बेस पे अपने आप को ही डायग्नोस करके खुद को ही प्रिस्क्राइब करने लग जाओ कोई मेडिकेशन, तो ये बहुत ही बड़ी नादानी का साइन है। तो ऐसा प्लीज़ मत करना कुछ भी। तो हमेशा फिजिशियन के पास जाओ, प्रिस्क्रिप्शन लो एंड देन ईट दैट मेडिसिन। तो अब हम आ जाते हैं अपने फेवरेट पार्ट पे, जो है पैथोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस, कि आखिर हमारी बॉडी में होता क्या है। पैथोलॉजी से हम क्या समझते हैं, हम क्या सीखेंगे पैथोलॉजी में। तो हम देखते हैं मैकेनिज़्म डिजीज़ का, कि वो कैसे डेवलप हुई और कैसे प्रोग्रेस हुई। हम देखते हैं क्या फंक्शनली चेंजेस आए हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के फंक्शंस किस तरीके से आल्टर हुए, किस तरीके से चेंज हुए। फिर हम पढ़ते हैं सिम्टम्स और साइंस के बारे में, यानी कि उसके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और साइंस आ रहे हैं हमारी बॉडी पे। फिर हम देखते हैं वो डिज़ीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुई अपनी इनिशियल स्टेज से एडवांस स्टेज तक। फिर जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और जो बॉडी पे इम्पैक्ट आता है वो उस बीमारी की वजह से, यह हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ऑफ हेपेटाइटिस। और तुम्हें दिखता भी रहेगा यहाँ पे जो जो हमने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस करे, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स, कि किन चीज़ों की वजह से हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल क्यों? क्योंकि सिरोसिस और उसके साथ में मिक्स कर दो तुम वायरस को, और सिरोसिस से भी इवेंचुअली लीवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर तुम्हें हेपेटाइटिस नहीं भी हुआ है तो तुम्हें सिरोसिस है तो तुम्हें लीवर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तुमने पीछे डायग्राम देखा ही था कि उसमें सिरोसिस के बाद तुम्हें लीवर कैंसर शो कर रखा था। तो इट्स नॉट अ जोक। अल्कोहल लेना या तो बंद कर दो, या ओकेजनली तुम्हें अगर नहीं रहा जाता है, कहीं हो ना जाए, इस बात का ध्यान रखो। तो टॉक्सिन्स आर ऑल्सो द मेजर रिस्क फैक्टर्स, कि कहीं कोई अंदर टॉक्सिन चले जाए तुम्हारे, जैसे वो टेपवर्म ही चला गया था, या हेपेटाइटिस बी के टॉक्सिन चले जाओ, तुम एसटीडी वगैरह, यानी कि तुम अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लो या कुछ और कर लो ऐसा, ठीक है। तो ध्यान रखो इस चीज़ का, ओके, ध्यान रखो। थर्ड, वायरस, हमारा हेपेटाइटिस वायरस फेमस सबसे ज़्यादा। और पैथोजेंस, किसी भी तरह का पैथोजन, जैसे कि टेपवर्म हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, जैसे कि कुछ भी हो सकता है हमारे टॉक्सिन्स में, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस हमारी बॉडी में कोई इम्यून रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स आने लग जाएगा, हेपेटोसाइट डैमेज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से लीवर फंक्शनैलिटी कम होगी, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगी। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो इसका तुम फ़र्क देख रहे हो बॉडी पे कितना गंदा आने वाला है। अब तुम्हारा क्या होगा, जब ये सब कुछ तुम्हारी बॉडी में हो रहा होगा तो तुम्हारा साइज़ और नंबर कूपर सेल्स के बढ़ने लग जाएंगे। कूपर सेल्स बेसिकली कहाँ है, ये कूपर सेल, ये कूपर सेल्स की जो क्वांटिटी बढ़ रही है, ये बैक्टीरिया में बेसिकली, तो ये उसको खाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ व्हाट वी कैन सी हेयर, राइट। अब जब ऐसा होगा, कूपर सेल्स बढ़ने लग जाएंगे, तो क्या होगा, लीवर की इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी ना, स्वेलिंग आने लग जाएगी लीवर पे। अब इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड और लिम्फ फ्लो में अल्टरेशन आ जाएगी, आर्टरीज को और वेन्स को ब्लॉक करने लग जाएगा, ब्लड और लिम्फ फ्लो को ब्लॉक करने लग जाएगा। इसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी इंटरनल हैमरेज हो सकता है लीवर में, और या फिर तुम्हारा बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म आल्टर हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हें जॉन्डिस हो सकता है, या फिर तुम्हारे डार्क यूरिन और डार्क स्टूल भी हमारे एज ए सिम्टम्स शो हो सकते हैं। और सिम्टम्स क्या है लीवर इन्फ्लेमेशन के, कि तुम्हारा लीवर इन्फ्लेमेट हो चुका है, पेन होगा, फीवर होगा, एनोरेक्सिया होगा यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, और WBCs का इंक्रीज़ हो जाएगा और फैटिगनेस आ जाएगी। जैसे जैसे कूपर सेल्स बढ़ने लग जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारा लीवर अफेक्टेड है। इन्फ्लेमेशन हो गई तो गए काम से। अब यहाँ पर है एक बहुत मज़ेदार स्लाइड, HPV लाइफ साइकिल।
ये वो स्लाइड है जो मैंने उस वीडियो से ली है, जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउन कर दूँगी। HBV लाइफ साइकिल तुम देखोगे ना यहाँ पर, तो तुम्हें यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। ये पूरी साइकिल देख रहे हो, वायरल DNA से CCC DNA बन रहा है। ये सबसे ज़्यादा घटिया प्रोसेस है। कैसे, और ये CCC DNA है क्या, इसके बारे में भी हम देखते हैं। चलो, न्यूक्लियस के अंदर क्या है ना, तुम्हारा वायरल DNA CCC DNA फॉर्म कर रहा है, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब ये CCC DNA क्या है? CCC DNA डबल सर्कुलर DNA, बहुत ही पक्का और स्ट्रॉन्ग DNA जो कि स्टेबल है। तुम्हारा CCC DNA वायरल DNA से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है। अब ये CCC DNA से हमारे को प्रॉब्लम क्या है? ये एज ए टेम्पलेट एक्ट करता है नए वायरल DNA को प्रोड्यूस करने के लिए और प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि नए नए HBV पार्टिकल्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इस CCC DNA की वजह से क्या होता है, कैन परसिस्ट इन द लीवर सेल्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स इवन आफ्टर द एंटीवायरल ट्रीटमेंट। एंटीवायरल मेडिकेशन का इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, CCC DNA को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंटीवायरल ट्रीटमेंट से। इसकी वजह से तुम्हें क्रॉनिक HBV इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वायरल रेप्लिकेशन अगर होती रही तो वहाँ पर CCC DNA रहेगा। मान लो तुमने एंटीवायरल मेडिसिन दे दी किसी पेशेंट को जिसको हेपेटाइटिस B वायरस हो रखा है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारी ऑनगोइंग जो वायरल DNA से CCC DNA में कन्वर्जन थी उसको तो रोक देगा, लेकिन तुम्हारे जो ऑलरेडी CCC DNA प्रेजेंट होंगे तुम्हारी लीवर के अंदर, वो जो है नए HBV पार्टिकल्स बनाएंगे। और क्योंकि वो नए HBV पार्टिकल्स बना रहे, भले ही तुम मेडिकेशन ले रहे हो, तुम्हारा CCC DNA बनना बंद हो गया है, लेकिन जो ऑलरेडी बन चुके हैं CCC DNA वो तुम्हारे HBV पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हें लगातार मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। जहाँ तुमने मेडिकेशन रोक दी, गए काम से। ये लीवर पे बहुत गंदा इफेक्ट डाल देगा एकदम से। तो ये प्रॉब्लम है, ये इरेडिकेट नहीं करते, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करते CCC DNA को। रिसर्चर्स अभी भी इन थेरेपीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जो एलिमिनेट करे और टारगेट करे CCC DNA को, ताकि वो कंप्लीट क्योर बन जाए HBV का। लेकिन इसमें भी एक लूपहोल है, और वो लूपहोल है हमारे प्यारे प्यारे जीनोटाइप्स। हमने जीनोटाइप्स के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जीनोटाइप्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी कि वो म्यूटेट करते रहते हैं, नॉट मल्टीप्लाई, दे बेसिकली म्यूटेट यानी कि उनका DNA बदलता रहता है। और अगर एक ट्रीटमेंट एक DNA पे काम कर भी जाए तो वो दूसरे DNA पे काम करेगा कि नहीं करेगा ये पक्का नहीं है क्लियर। अब यहाँ पर ना हाउ टू अचीव अ क्योर, इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि तुम क्या करो। हमारे पास हेपेटाइटिस B से पॉजिटिव है कोई पेशेंट, यहाँ पर तुम देखोगे HBsAg का क्या मतलब हुआ, बेसिकली हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन की बात हो रही है। ये शॉक एंड ईव का बेसिकली मतलब क्या है, यानी कि इस वायरस में ये भी क्षमता है, अगर ये हाई लेवल में हमारी बॉडी में आ जाता है ना, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही ओवरवेलम और कन्फ्यूज़ कर देगा, ठीक है। मतलब हमारे सिस्टम को समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे कि तुम इस फोटो में देख सकते हो कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, समझ गए। तो वो एकदम से बॉम्बार्ड हो जाएगा वो इम्यून सिस्टम पे, और उसको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम। तो उसके लिए ना हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ बता रखा है यहाँ पे। सबसे पहले कंट्रोल करो वायरल रेप्लिकेशन को, क्योंकि अगर वायरल रेप्लिकेशन रुकेगा नहीं तो CCC DNA बनते रहेंगे और उसको मारने का तो हमारे पास ट्रीटमेंट ही नहीं है। फिर क्रिपल द वायरस, यानी कि वायरस को वीक कर दिया हमने, फिर अपने होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को रीएक्टिवेट करो। रीएक्टिवेट कैसे होगा वो, उसके तरीके भी हम समझेंगे अभी। रिलीज़ द इम्यून टॉलरेंस, इसके बारे में भी हम क्लियर होते हैं, और क्लियर द CCC DNA। ट्रीटमेंट अप्रोच, स्ट्रेटजीज टू रिलीज़ द इम्यून टॉलरेंस। तो इम्यून टॉलरेंस का क्या मतलब था, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था, 4th स्टेप हमारा। इसमें क्या हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं हम, कि हम बेसिकली अपनी इम्यून टॉलरेंस को कैसे फिर से रिलीज़ करेंगे, यानी कि इम्यूनिटी को वापस कैसे रिवाइव करेंगे, कैसे बूस्ट करेंगे। तो इम्यूनोथेरेपी देके, ठीक है, यूजिंग द ड्रग्स और ट्रीटमेंट जो एनहांस करता है हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने में और अटैक करने में वायरस को, यानी कि उसको फिर से बूस्ट मिलेगा हमारे इम्यून सिस्टम को। एंटीवायरल थेरेपी देके, जिसकी वजह से वायरल लोड जितना कम हो जाएगा लेवल में, तो इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेटर तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकेगा। जैसे कि तुम फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो तुम्हारे पास तुम्हारा एक मैनेजर है और तुम कोई जॉब में हो, तुम किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो या किसी भी जॉब में हो, ठीक है। तुम्हारा मैनेजर तुम्हें ना एकदम से बहुत सारा काम दे देता है, तो तुम्हारे ऊपर ना ओवरलोड पड़ जाएगा कि यार अब मैं क्या क्या तो करूँ। तो सेम ऐसा ही ना कुछ हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी हो जाता है जब ओवरलोड बढ़ जाता है। तो अगर हम या तो उस लोड को कम कर दें, या फिर वो उस इंसान को जिससे उसने काम करवाना है उसको खूब खिलाए पिलाए,
ताकि उसमें एनर्जी आ जाए कि वो उस काम को कर सके। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि इम्यूनोथेरेपी दी, यानी कि इम्यून सिस्टम को एनहांस किया ताकि वो अटैक कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके वायरस को। एंटीवायरल थेरेपी दी कि उसका वायरल लोड जो है कम कर दिया ताकि वो इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्स दे सके। फिर है थेराप्यूटिक वैक्सीन्स, कि आप वैक्सीन डेवलप करो ताकि इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज और फाइट कर सके, स्टिमुलेट हो सके। वैक्सीन्स का हमारा काम ही यही होता है कि डेड जो हमारा डीएनए होता है वो हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर सके और उस वायरस के अगेंस्ट वो फाइट कर सके। तो इस तरीके से हम अपने क्योर को अचीव कर सकते हैं। ये रिलीज़ किया हमने अपना इम्यून टॉलरेंस। होस्ट जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स का, वो रिएक्टिवेट हो ही जाएगा जब हम इस पे अपने 4th पॉइंट पे काम कर रहे होंगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि किस तरीके से क्योर ढूंढा जा सकता है। अब आते हैं हम अपनी ड्रग्स पे, बेसिकली कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, मतलब वीडियो के एंड में ना, मैं तुम्हें स्पेसिफिकली ड्रग्स के नाम्स बता दूंगी जो आजकल यूज़ होते हैं, लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जो आजकल का, ठीक है। बट वही, अगर किसी को ट्रीटमेंट देना है तो फिजिशियन से डिस्कस करो, डॉक्टर से डिस्कस करो, तब किसी को दो। अपनी मर्जी से मत करो, वरना जेल जाने के बहुत चांसेस होते हैं, इसमें केस वगैरह कर देते हैं लोग, तो संभल के रहो, है ना। आ जाते हैं अपनी ड्रग्स पे, ठीक है। इसमें तुम्हें दिख ही रहा होगा पहले ही कि मैंने पहले ही काट रखे हैं कुछ एक मेडिसिन्स। वो मेडिसिन मैंने इसलिए काटी क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है और वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, जो हमारी प्रॉपर्टी है हमारी ऑर्गन की उसको डैमेज करती है, इसलिए ये मेडिकेशन अब आजकल नहीं दी जाती, ठीक है। जिनको काटा है उनकी बात हो रही है। लेमिवोडीन भी नहीं देते, रेयर देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है लेमिवोडीन के, ये बहुत जल्दी रेजिस्टेंस कॉज कर जाती है, तो इस वजह से लेमिवोडीन ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती है, ये भी नहीं दिए जाते। कुछ यही मेडिकेशन है जो दी जाती है, ठीक है। बेलाक्लूड हमारी आजकल यूज़ होती है, जिसको हम एंटीकावीर भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करती है, हमारे अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस को ना अमाउंट कम कर देती है ब्लड में, यानी कि उस एंटीजन के अमाउंट को कम कर देगी और उसको मल्टीप्लाई होने से भी रोक देगी ताकि वो नए लीवर सेल्स को अफेक्ट ना करे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रोक देगी और उसका अमाउंट भी कम कर देगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें वायरस का, ठीक है। बस यही है, एंटीकावीर को कभी भी ना कॉम्बिनेशन में नहीं दे देते, इसको सिर्फ एक सिंगल एजेंट के तौर पर ही यूज़ करते हैं, इसको कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं दिया जाता। सिलिमरीन 12 से 15 ग्राम, मिल्क थिसल सीड, इट ब्लॉक्स द वायरस एंट्री एंड ट्रांसमिशन। फिर है डीहाइड्रोएमिटीन, एंटी प्रोटोजोल ड्रग गिवन इन द एल्कोहलिक सिरोसिस। इन केस प्रोटोजोल भी लिखा है ना इसमें, तो हम इसको जब टेप फॉर्म हमारे पेट में चला जाए इन केस, और ज़्यादातर ये एल्कोहलिक सिरोसिस में दिया जाता है। एक और भी है, एडिफोविर भी है, बाय साइक्लोल जो कि एक चाइनीज़ हब है, उसके साथ इसको दिया जाता था। ये भी मल्टीप्लिकेशन से रोकती थी हमारे हेपेटाइटिस को। टेल्बीवोडीन भी दी जाती थी जो कि एंटीवायरल ड्रग थी, ये भी अमाउंट ऑफ वायरस को बॉडी में कम करती थी। यूरसोडिऑक्सिकोलिक एसिड, ये भी हमारा क्लियर करती थी हेपेटाइटिस बी को, उसकी डेवलपमेंट होने से प्रिवेंट करती थी। फिर एक है मिथायोक्सिन, ये प्रिवेंट करती थी लीवर डैमेज को। एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग से ये प्रिवेंट करती थी हमारे लीवर डैमेज। ऑलमोस्ट सारी मोटी मोटी ड्रग्स हमने देख ली है, अब हम इस मेन पे आते हैं जो कि हमारा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे एम्ट्रीसीटाबीन, ठीक है, ये वाली ड्रग ना इन कॉम्बिनेशन दे सकते हैं आप, टीनोफोवीर एलोफिनामाइड। ये हमारा ना लेटेस्ट है और ये हमारा ना मेन बंदा है भाई, ये मेन हमारी ड्रग है, टेनोफोवीर एलोफिनामाइड। अब जब हम डायसोप्रोक्सिल फ्यूरामेट की बात करते हैं ना, इस ड्रग में क्या प्रॉब्लम है कि ये ना रीनल डैमेज कर सकती है, मतलब इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एलोफिनामाइड, जिसकी वजह से ना इस वाली को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जिस पे मैंने लेटेस्ट लिख रखा है। तो कभी भी किसी को भी हेपेटाइटिस बी दिखता है, सीधा हम ये कॉम्बिनेशन उठा के उसको देते हैं, टीनोफोवीर एलोफिनामाइड और एम्ट्रीसीटाबीन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है ना वो है टीनोफोवीर डायसोप्रोक्सिल फ्यूरामेट, इसको हम इसी के साथ देते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही अच्छा एंटीवायरल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये फिक्स डोज में दिया जाता है। इसकी हम डोजेस की भी बात कर रहे होंगे अभी, रुको तुम ठहरो, मैंने बहुत मस्त तरीके की रिसर्च करी है। एडवांसेस इन द HBV ट्रीटमेंट, ये भी मैंने उसी स्लाइड से ले रखा है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगी उस यूट्यूब वीडियो का। अब यहाँ देख लो इस चार्ट को तुम, जो मैंने उसी वीडियो से उठाया है, ये बड़े काम का चार्ट है। मतलब तुम्हें ना पूरा कंप्लीट एनालिसिस दे रखा है कि मान लो तुमने अब केयर करनी है किसी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट की, कैसे करोगे। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, 1 टाइम स्क्रीनिंग होती है इन ऑल अडल्ट्स। मान लो नेगेटिव आ जाता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गए तो क्या करोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, क्लिनिकल हिस्ट्री देखी जाएगी, फैमिली हिस्ट्री देखी जाएगी, लीवर कैंसर की कहीं
हिस्ट्री में कभी लीवर कैंसर तो नहीं हुआ है किसी को भी घर में। लीवर रिलेटेड केमिस्ट्रीज देखी जाएंगी, HBV DNA देखा जाएगा तुम्हारा कितना प्रेजेंट है तुम्हारी बॉडी में। सारे टेस्ट किए जाएंगे, C के, D के, HIV के, A के, B के, जितनी भी तरह के हेपेटाइटिस होते हैं सबके। और फिर तुम्हारा लीवर फिब्रोसिस का असेसमेंट होगा। फिब्रोसिस तुमने देखा था ना, फिब्रोसिस कब होता है? सिरोसिस के बाद पहले होता है। सबसे पहले फिब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस होता है, फिर लीवर कैंसर होता है। तो इसकी भी असेसमेंट करी जाएगी। ये कंप्लीट देख लिया तुमने हेपेटाइटिस पेशेंट के अंदर। अब जिनको हेपेटाइटिस B वायरस का ट्रीटमेंट चाहिए और जिनको मॉनिटरिंग चाहिए, जिनको HBV का ट्रीटमेंट चाहिए, सिरोसिस एंड डिटेक्टेबल HBV DNA, यानी कि जिनको सिरोसिस भी हो गया और HBV का DNA भी उनके अंदर डिटेक्ट कर लिया गया है। और दूसरे आगे एज होगी तुम्हारी मान लो 30 से ज़्यादा है और HBV DNA का काउंट जो है 2000 से ज़्यादा है। एज इतनी कम है और ये है और HIV है और ये और को इन्फेक्शन है। ये 4 तरह की चीज़ें तुम्हें बोल दी। अगर ये 4 तरह की चीज़ें तुम किसी भी पेशेंट में डायग्नोस करते हो, ठीक है, मान लो तुमने डायग्नोस कर दिया उसमें ये चीज़ें, इनमें से 4 में से कोई भी चीज़ डायग्नोस हो गई, सबसे पहले उसे एंटाकावीर और टीनोफोवीर का इनिशिएट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड होता है हर एक 6 महीने में। तुम्हारा जो HBV DNA है ना, इसको आल्टर करने के लिए तुम्हारा हर 3 से 4 महीने वायरल सप्रेशन होगा, उसको अचीव करेंगे हम हर एक 6 महीने में। हर साल में तुम्हारी फाइब्रोसिस की असेसमेंट होगी और रीनल फंक्शन हर साल में तुम्हारा चेक होगा, क्योंकि ये मेडिकेशंस तुम्हारे रीनल फंक्शन पे भी अफेक्ट डालती हैं। तो ये ट्रीटमेंट तुम देने वाले हो उसको, HIV अगर निकल गया तो। अब मान लो उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और DNA में जो है HBV 2000 से कम है, एज भी 30 से कम है और मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है उसके, ये दोनों सिम्टम्स मान लो उसमें दिखते हैं तुम्हें पेशेंट में। तो तुम्हारा जो ALT होता है ना, ALT बेसिकली तुम्हारा होता है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, समझ गए? ये एक तरह का तुम्हारा एंजाइम होता है जो कि लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। जितना ज़्यादा इसका अमाउंट होगा ना, उसका मतलब ये होता है कि लीवर की इन्फेक्शन बढ़ गई है उतनी ज़्यादा। तो मॉनिटर करते हैं हम इसको ताकि हम ट्रीटमेंट को इनिशिएट कर सकें। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट अगर शुरू करना है हमने पर्सन के ऊपर, तो सबसे पहले हम उसका एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज का जो है क्वांटिटी चेक करेंगे। उसको चेक करने के बेसिस पे हम अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, फिब्रोसिस की असेसमेंट भी लेंगे और फिर उसको ट्रीटमेंट भी देंगे। ट्रीटमेंट दोनों केसेस में देना है, चाहे आप मॉनिटर करो तो भी, अगर उसको HIV ट्रीटमेंट दे रहे हो तो भी। दोनों केसेस में अगर उसके बॉडी में HIV देख लिया है, HIV के DNA डिटेक्ट हुए हैं, सिरोसिस अगर उसको है, तो भी मेडिकेशन एकदम दे दोगे। और अगर तुम्हारे पास इसमें है मॉनिटरिंग करे हो, तो मॉनिटरिंग में सबसे पहले तुम एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज की क्वांटिटी देखोगे और फिर तुम इजीली उसका इनिशिएट कर दोगे ट्रीटमेंट को। पेशेंट विद सिरोसिस नीड लाइफ लॉन्ग एंटीवायरल ट्रीटमेंट। जिसको सिरोसिस हो गया उसको लाइफ टाइम भर के लिए मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, या फिर पूरे साल भर के लिए अगर तुमने ट्रीटमेंट ले लिया तो तुम बंद कर सकते हो। अगर तुम्हारा एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज का जो नंबर है, जो क्वांटिटी है जो होनी चाहिए लीवर में, वो नॉर्मल आ जाती है, तो भी आप परसिस्टेंटली जो मेंटेन कर लेते हो उसको, तो भी ट्रीटमेंट बंद हो सकता है। अनडिटेक्टेबल ये DNA ना मिले तुम्हें ब्लड में तो भी, तो मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एंटीजन जो है फिर से पैदा हो सकता है 2 साल के बाद। तो 2 साल के मान लो तुमने मेडिकेशन छोड़ दी, तो भी 2 साल तक तुमने उसको मॉनिटर कराते रहना है कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो इससे हम किस कंक्लूजन पे आते हैं, क्या सीखा हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में इसमें, कि हेपेटाइटिस बी ना बहुत डायनेमिक डिजीज़ है। वो तुम समझ ही गए होंगे, जीनोटाइप 10 जीनोटाइप चेंज कर चुका है हेपेटाइटिस बी, आगे और कितने करेगा यू नेवर नो। तो वो काफ़ी डायनामिक डिजीज़ है, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आज काम कर रहा है कल ना करे, कुछ नहीं बोल सकते। एंटीवायरल थेरेपी चलेगी ही चलेगी हेपेटाइटिस बी में। एटलीस्ट तुम इंसान को थोड़ा टाइम दे सकते हो उस पीरियड में कि वो ज़िंदा रहे, सांस ले ले, ठीक है, अपने जो बच्चे कुछ काम है वो कर ले, क्योंकि उस फेज़ में उसको तुम ऐसी मेडिकेशन दे दोगे कि भाई तू थोड़ा टाइम टिक सकता है। और थोड़ा टाइम क्या, तो इन मेडिकेशंस पे लाइफ लॉन्ग भी टिक सकता है, क्योंकि सिरोसिस वालों को पूरे लाइफ टाइम भर के लिए एंटीवायरल ट्रीटमेंट तुम दोगे। तो ये करेगा क्या, HBV DNA को सप्रेस कर देगा, इन्फ्लेमेशन घटा देगा। इन्फ्लेमेशन कम होने का क्या मतलब है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम जो है उसको कम होना ज़रूरी है, एक मीडियम अमाउंट में होना चाहिए वो, क्योंकि लीवर अगर इन्फ्लेम्ड होता है तो इसकी क्वांटिटी बड़ी होती है।
HAI का मतलब है कि ये एक तरह का स्कोरिंग सिस्टम है जो कि बताता है कि कितनी डिग्री ऑफ स्कारिंग और फाइब्रोसिस लीवर के अंदर हो चुका है। तो ये भी कम होना चाहिए और ये भी कम होना चाहिए। रिड्यूस द फाइब्रोसिस, रिड्यूस द रिस्क ऑफ HCC एंड लीवर रिलेटेड इवेंट्स। HCC का मतलब है कार्सिनोमा, यानी कि कैंसर। उसकी सिचुएशंस को कम करो, उसके रिस्क को। हालांकि HBV काफ़ी कंट्रोलेबल है अगर प्रॉपरली मेडिकेशंस दी जाएं, क्योंकि तुम देख सकते हो कि ये चीज़ें करके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी में। TAF एक न्यू ड्रग है, वही जो हमने अभी देखा था, क्या नाम था इसका, टीनोफोवीर। ये तो तुम्हें ना अपनी उंगलियों पे याद होने हो जानी चाहिए अभी तक। एलोफिनामाइड, टीनोफोवीर एलोफिनामाइड। ये एक नई ड्रग है विद ग्रेट एफिकेसी एंड फ्यूअर AEs का मतलब है एडवर्स रिएक्शन ड्रग का कम है। ठीक है, HCC का रिस्क को कम कर सकते हो अगर आप RX यानी कि आप प्रिस्क्रिप्शन अगर लो, दवाइयाँ आप अगर लो, तो कार्सिनोमा के रिस्क को काफ़ी कम किया जा सकता है कि तुम बच सकते हो अगर तुम्हें सिरोसिस हुआ है, पर तभी अगर वो टाइमली डायग्नोस हो जाए तो। सो क्योर ऑफ HBV इज ऑन द हॉरिजन विद द कॉम्बिनेशन थेरेपी। येस, वी टॉक्ड अबाउट द कॉम्बिनेशन थेरेपी अर्लियर। और वो सेवरल ड्रग्स आप दे सकते हो जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है, ताकि वो कंट्रोल कर सके हमारे हेपेटाइटिस बी वायरस को। और ज़्यादातर हमें जो मेडिकेशन देनी होगी वो एंटीवायरल होने के साथ साथ इम्यूनोस्टिमुलेटर्स भी देने होंगे कि इम्यूनिटी को वो बढ़ाएं, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाओ और एंटीवायरल मेडिकेशंस दो कि वो सप्रेस भी हो उसकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 मेडिकेशंस हैं, ये 2 कॉम्बिनेशन है, ये 2 कॉम्बिनेशन है और ये वाली एक सिंगल एजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 मेडिकेशंस हुई। टेनेमोफिर, एलाफिनामाइड, TAF और एमट्रीसिटाबीन. This combination is a modern therapy known for its effectiveness in treating the chronic hepatitis B with potentially fewer side effects compared to the other older formulations. It is preferred क्योंकि improved safety profile है और particularly liver और bone health से related concern है ये। ठीक है, मतलब कि सेफ्टी प्रोफाइल देती है तुम्हारे रीनल को और बोन हेल्थ को। रेसोप्रोक्सिल फ्यूरामेट और ये एमटेसिटाबीन FTC, ये दोनों की दोनों, ये ब्रांड लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये वाला ड्रग का ब्रांड है बेलाक्लूड। तो TAF बेस्ड थेरेपी ज़्यादा दी जाती है, ये इतनी नहीं दी जाती, रिमेन्स अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इट इज़ इफेक्टिव बट अ हाई रिस्क ऑफ रीनल एंड बोन इश्यूज़ कंपेयर टू TAF, इसलिए करके ज़्यादातर मेडिकेशंस यही दी जाती है, ये पहला वाला दिया जाता है ज़्यादातर। एंटीकावीर भी दी जाती है एकदम से, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडर्ड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, और ये सिंगल लाइन थेरेपी है ड्यू टू इट्स हाई एफिकेसी एंड लो रेजिस्टेंस रेट। तो एंटीकावीर, टेनोफोवीर, एलाफिनामाइड प्लस एमट्रीसिटाबीन, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये एज अ सिंगल एजेंट ही दी जाती है, ये किसी के साथ कंबाइन करके नहीं दी जाती। ओके, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में और ये यूज़ होता है। अब हम क्यों ना डोजेज़ की बात करें कि हर पर्सन को कितनी डोज देनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एलाफिनामाइड है, इसकी जो अडल्ट डोज जाती है वो जनरली 25 mg जाती है, डेली एक लेनी होती है, सुबह शाम नहीं होती है। 25 mg दिन में एक बार, यानी कि OD। पीडियाट्रिक डोजेज के हिसाब से TAF is not generally recommended for children under the 12 years of age. For children aged 12 and older, dosing should be based on the weight and health status. बच्चे की हेल्थ किस तरह की है, वेट कितना है उसका बच्चे का, उसके बेस पे डोज दी जाती है। ऑब्वियसली वो जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही प्रिस्क्राइब करते हैं। एमट्रीसिटाबीन FTC जो है हमारा, ये अडल्ट डोजेज जो इसकी रहती है वो 200 mg है, OD ही चलती है, ये भी ज़्यादा नहीं देते इसको, कॉम्बिनेशन में देते हैं ना इन दोनों को, तो एक ही गोली देते हैं पूरे दिन में। पीडियाट्रिकली देखें तो 3 महीने से 17 साल के बच्चे की जो टिपिकली देखते हैं यहाँ पे। फॉर चिल्ड्रन एज 3 months to 17 years द डोज इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन द बॉडी वेट, तो ये बॉडी वेट के बेस पे है, ये तुम खुद देख सकते हो। वैसे 35 से ज़्यादा है तो 200 mg वंस डेली, इससे इतने के बीच में है तो 240 mg वंस डेली भी है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंटीकावीर पे। एंटीकावीर की अडल्ट डोज कितनी है हमारी बेलाक्लूड की, 0.5 mg वंस डेली। बहुत ज़्यादा पोटेंट है ना ये, इस करके इसकी डोज बहुत ज़्यादा कम है। जिनको पहले ये मेडिकेशन दी नहीं गई है उनके लिए 0.5 mg है, और जिनको पहले ये मेडिकेशन के साथ ट्रीट कर दिया चुका है, एंटीवायरल मेडिकेशन उनको दे चुके हैं, उनको 1 mg तक भी आप OD करके प्रिस्क्राइब कर सकते हो।
और चिल्ड्रन के लिए क्या है यार, 2 साल से लेकर या उससे जो ज़्यादा एज के हैं उनको इतना mg दिया जाता है पर kg वंस डेली अप टू मैक्सिमम 0.5 mg, जब उसका धीरे धीरे टाइम बढ़ता चल जाता है। ज़्यादा देर तक जब वो खा रहा है, ट्रीटमेंट ले चुका है, तो फिर उसको आप 0.5 mg तक भी दे सकते हो बच्चे को, लेकिन स्टार्टिंग डोज जनरली इतनी रहती है। अब हम आ जाते हैं टेनोफोविर डिसोप्रॉक्सिल फ्यूरामेट पे। तो ये वाली ड्रग ऑब्वियसली हमने देखा कि ज़्यादा नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द TAF और FTC, लेकिन हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अडल्ट डोजेज जनरली 300 mg वंस डेली दी जाती है। चिल्ड्रन जैसे कि 12 साल तक के और उससे ज़्यादा ओल्डर, उनका बॉडी वेट देख करके दी जाती है, और एटलीस्ट 35 kg अगर उनका वेट है तो उनको भी 30 mg वंस डेली दी जाती है ये मेडिकेशन। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी डोजेस कि कौन से पेशेंट को, अडल्ट है, हमारा बच्चा है, किसको कितनी डोजेज जाएगी। तो यार ये था कंप्लीट तुम्हारा सेट हेपेटाइटिस के ऊपर। मेरे ख्याल से ना ये तुम पूरी स्लाइड्स देख रहे हो, ये मैंने प्रिपेयर करी थी। और एक और चीज़, तो यहाँ तुम एक चीज़ देखोगे तो टेनोवीर कैन बी एसोसिएटेड विद रीनल टॉक्सिसिटी एंड बोन डेंसिटी लॉस थ्रू द न्यूअर फॉर्मुलेशन लाइक टेनोफोवीर एलाफिनामाइड आर डिज़ाइन टू रिड्यूस दिस रिस्क। तो तुम अगर नोटिस करा होगा तुमने, तो TAF ना बहुत बेस्ट मेडिकेशन है इसके लिए। TAF और एंटीकावीर, और जो दूसरी वाली एक और एमट्रीसिटाब्रीन दैट इज़ FTC। तो ये मेडिकेशन और एलाफिनामाइड वाली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। और जो तुम्हारा एंटीकावीर है उसको हम एज अ सिंगल एजेंट देते हैं, किसी के साथ कंबाइन करके नहीं देते हैं। डोजेस हमने डिस्कस कर ली, ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर लिया, ड्रग्स हमने डिस्कस कर ली, वी आर डन। तो आज हेपेटाइटिस में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा उसका हिस्ट्री, डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग एक मेन रोल अदा करे थे जिसमें। हमने सीखा कि हेपेटाइटिस बी आखिर कितना पुराना है, जीनोटाइप बेसिकली क्या है, हमने जाना कि जीनोटाइप बेसिकली किस तरीके से अफेक्ट करता है चीज़ों को, फिर हमने उसके टाइप्स के बारे में जाना, हेपेटाइटिस कितने तरह का है, हर एक हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करते हुए हमने जाना सिरोसिस के बारे में, जो कि फैटी लीवर सिंड्रोम है, जो ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से हो जाता है। हमने अदर रीजंस फॉर द लीवर इन्फेक्शंस भी जाना। फिर हमने डिस्कस करी थी पैथोलॉजी ऑफ द हेपेटाइटिस। हमने इस डायग्राम को देखा था, इस पैराग्राफ को देखा था, जिससे हमने cccDNA के बारे में बहुत मेन जानकारियाँ जानी थी। हमने ये चार्ट देखा था कि किस तरीके से हम क्योर को अचीव कर सकते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी थी इस पूरे उसमें, कि आखिर कैसे क्योर मिलेगा हेपेटाइटिस का, क्या करना पड़ेगा हमें। हमने इसके बारे में भी जाना था, दैट इज़ योर इम्यून टॉलरेंस, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस किया, मेन हमारी 4 तरह की ड्रग्स निकली, जिनको हम कुछ को कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं और कुछ को सिंगल एजेंट के तौर पे दे सकते हैं। ये पूरा चार्ट हमारा हमें डिपिक्ट करता है कैसे एक हेपेटाइटिस बी पेशेंट की केयर करी जाए प्रॉपरली। फिर हमने डिपिक्ट किया आखिर हेपेटाइटिस क्या है, एंड देन ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट, उसकी डोजेस, एंड हियर वी गॉट इट कम्प्लीटेड। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तुम्हें समझ में आया हो चीज़ों के बारे में। एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ यार, इसको बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है रिकॉर्ड करते हुए। इसको मैं अभी एडिट करूँगी, उसके बाद ये वीडियो तुम्हारे पास निकल करके आएगी। इसे शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी, बट प्लीज़ अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें मेरी। और आई होप तुम्हें ये समझ में आया हो बेसिकली, क्योंकि मेन टारगेट यही था कि ये तुम्हें समझ में आ जाए कि बेसिकली है क्या हेपेटाइटिस बी में। और हिंदी में है तो आई गेस जितनी भी मेरी ऑडियंस जो हिंदी में है, जो देखती है हिंदी में, तो उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।